जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स दिए। बहुत बढ़िया मोमेंटम एक सेशन के अंदर मिलता है। 8% से ज्यादा स्टॉक मूव करता है। दिन के आखिर में क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के अगले दिन 5% के आसपास की तेजी के साथ स्टॉक में क्लोजिंग आती है। उसके बाद से लगातार यहाँ पर गिरावट है, करेक्शन है, प्रॉफिट बुकिंग लगातार यहाँ पर है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि रिजल्ट्स आने के बाद में शेयर में मोमेंटम तो बनता है लेकिन उसके बाद गिरावट देखने को मिल जाती है? आखिर इससे क्या स्पेसिफिक रीजंस होते हैं? एक बहुत कॉमन चीज आपको काफी सारी कंपनीज में देखने को मिल रही है रिसेंटली कि कंपनीज अच्छे रिजल्ट देती है लेकिन अगले सेशन के अंदर वो मोमेंटम कैरी नहीं कर पा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। बहुत सी चीजें हम लोग यहाँ पर समझेंगे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे और साथ में एनालिसिस बेसिस पे। तो अगर आपको कोई ओपिनियन है तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि प्लीज सही तरीके से एनालाइज करके अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना। ऑलराइट, शुरुआत करते हैं। कंपनी ने 11 घंटे पहले यानी कि कल के दिन एक अपडेट दी है अपने एडेंडम टू दी नोटिस ऑफ एजीएम को लेकर के। एडेंडम क्या होता है? एक्चुअली एडेंडम एक टर्म है जो कि यूज किया जाता है कंपनी की बोर्ड मीटिंग में अगर कोई और डिसीजन को ऐड करना हो। अब ये किस तरीके का एडेंडम किया गया है कंपनी की तरफ से? ये एडेंडम है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ऑन जनरल मीटिंग्स को लेकर के, यानी कि SS2 का एडेंडम यहां पर किया गया है जो कि इशू किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटेरिएट्स ऑफ इंडिया ICSI की तरफ से। एजीएम में क्या क्या डिसीजन लिए जाएंगे, एजीएम से पहले उस सभी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया जाता है। एडेंडम अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो या रह गया हो तो उसको ऐड किया जाता है कि हम अपने बोर्ड मीटिंग में इस पर भी कुछ डिसीजन लेंगे। बस सिंपल एक डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी ने यहां पर बताया है जिसके बारे में, जिसको SS2 का नाम भी दिया जाता है। क्या होता है SS2? लीगल स्टैंडर्ड रेगुलेटिंग हाउ शेयर होल्डर मीटिंग मस्ट बी कॉल्ड, कंडक्टेड एंड डॉक्यूमेंटेड। बस इतना ही, यानी कि मीटिंग किस तरह से होगी, कहां होगी और उसके अंदर क्या क्या जो है फैसले लिए जा सकते हैं, क्या क्या कंडक्ट उसमें होगा, इसके बारे में बताया जाता है एडेंडम के अंदर। आई होप ये पॉइंट क्लियर क्रिस्टल यहां पर हो चुका होगा आप लोगों को। अब आते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर, जो कि इन्वेस्टर का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। काफी सारे इन्वेस्टर यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक है। काफी लोगों ने गालियां दे दे करके पिछले वीडियो में बोला भी कि भैया ये 50 होगा, 100 होगा। देखो, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, सबका अपना अपना ओपिनियन है। कोई कहता है कि भैया यहाँ से इतना हो जाएगा, कोई कितना हो जाएगा। अब बिल्कुल देखो, सही बात है। एज एन इन्वेस्टर जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। हमें कंपनी से प्यार होने लगता है। हम कहते हैं कि भैया इतना बढ़िया हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अडानी का नाम सबको मालूम है। अब लोगों के दिमाग में एक चीज ये है कि अडानी पावर जो 10 से 15 हजार करोड़ का फंड रेज कर रहा है उसको अडानी पावर जेपी पावर के अंदर यूज करेगा, यानी कि जेपी पावर की कैपेसिटीज को बढ़ाएगा। काफी लोगों के मन में ये एक पॉइंट बना हुआ है कि इस तरीके से अडानी पावर जेपी पावर में जो है बिजनेस बढ़ाएगा और जेपी पावर के बिजनेस को उठा देगा। अब ये कितना सही है या कितना गलत है, क्योंकि अभी ये सिर्फ इन्वेस्टर के दिमाग का एक ऑप्टिमिज्म है। इसका कोई कंक्लूजन यहाँ पर अभी नहीं है, ना ही कंपनीज की तरफ से, ना ही किसी भी जरिए। ठीक है, अब हम आते हैं आपके रिजल्ट्स के ऊपर। जून में कंपनी ने बहुत बड़ा ग्रोथ दिया रेवेन्यू में। कंपनी का ओपीएम इस वजह से सबसे हाईएस्ट आता है एक लंबे साल के अंदर अंदर। अगर आप जेपी पावर में पिछले 1 2 3 4 5 6 7 क्वार्टर लोगे तो ये सबसे बेस्ट ओपीएम परसेंटेज है, यानी कंपनी के खर्चे कम आए हैं काफी ज्यादा। इसके अलावा एक पॉइंट आपको दिखता है यहाँ पर -24% का टैक्स, इसे हम डेफर्ड टैक्स कहते हैं। आप लोगों ने सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर कई बार देखा होगा डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स किसी भी कंपनी के लिए अच्छा होता है या बुरा होता है, ये तो कह पाना काफी मुश्किल है। बेसिकली इसके अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं कि डेफर्ड टैक्स मतलब कंपनी ने पहले कभी एक्स्ट्रा टैक्स दिया था जिसको कंपनी को वापस दिया गया, वगैरह वगैरह। ये कुछ ना कुछ रीजंस इसके होते हैं, लेकिन इसके ओपिनियन भी डिफरेंट है, पॉजिटिव या नेगेटिव। हम इसको बिल्कुल न्यूट्रल लेकर के चलते हैं। जब भी आपको किसी कंपनी के नंबर्स बढ़िया दिखते हैं लेकिन डेफर्ड टैक्स हो, जैसे पिछली बार भी बहुत बड़ा है 77-75 का परसेंट कंपनी टैक्स दिया जिसकी वजह से कंपनी लॉसेस में आई थी। इस बार कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि 24% कंपनी का टैक्स जो था वो डेफर्ड में आया। तो डेफर्ड टैक्स यूजुअली आपको देखने को मिलता है जब भी कोई कंपनी डेफर्ड टैक्स में होती है, आपको गिरावट देखने को मिलती है। ये बहुत ज्यादा देखने को मिला है, 99% ऑफ टाइम इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है डेफर्ड टैक्स के बाद में। ऑलराइट,
प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज इस वजह से कंपनी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। पिछले काफी लंबे टाइम से कंपनी के रिजल्ट्स बहुत बुरे चल रहे थे, लेकिन इस रिजल्ट में कंपनी के डेफर्ड की वजह से आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला। अब यही कहीं ना कहीं रीजन बनता है कि क्यों जेपी पावर में आपको मोमेंटम सिर्फ एक सेशन मिला, वो भी 8 से 10% जाकर के उसके बाद में आपको वापस से गिरावट देखने को मिली और लगभग 4 सेशन स्टॉक में आपको लगातार गिरावट ही नजर आ रही है। 200 EMA डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो चुका था यहाँ पर वापस से, लेकिन बिल्कुल भी टिक नहीं पाया। अभी क्या सिचुएशन है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में, एक बार इसको यहाँ पर समझते हैं चार्ट के ऊपर। यहाँ पर आपको लगभग 16.80 के आसपास, बल्कि 16.8 नहीं, हम 16.70 का ट्रेंड मार्क करेंगे यहाँ पे। 16.70 ये लाइन आप समझ लो 16.70 की है। इंपॉर्टेंट बेस एक बार, दो बार, तीन बार, इस ट्रेंड से बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आपको निकलते देखने को मिले, यानी कि ये आपका पहले रिजेक्शन भी रहा है, प्रॉपर कंसोलिडेशन भी रहा है, और यहां पर भी एक कंसोलिडेशन टाइम पीरियड स्टॉक ने बिताया 16.70 के करीब पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड हो गया यहाँ पे। अब लास्ट सेशन इसी ट्रेंड पर आकर के स्टॉक ने छोटी सी रिकवरी दिखाई, 16.95 पर क्लोज हो गया, लेकिन ये रिकवरी 16.70 की वजह से नहीं थी। सिर्फ ये रिकवरी के पीछे का सबसे बड़ा रीजन था मार्केट लास्ट सेशन लगभग 10:30 बजे से उठता चला गया मार्केट, और काफी सारे स्टॉक्स के अंदर आपको इसी तरीके से बुलिश इनगल्फिंग कैंडल ड्रॉ होती देखने को मिली, जहां पर बायर नजर आते हैं मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स में। गैप डाउन ओपनिंग, फिर बाद में 10:30 बजे से जैसे ही मार्केट उठा, आपके सभी स्टॉक्स मार्केट में मेजॉरिटी आपको बुलिश इनगल्फिंग कैंडल ड्रॉ करते देखने को मिले। ठीक है, देखो मैं बुलिश इनगल्फिंग इसको इसलिए कहता हूं ताकि विजुअलाइजेशन में आसानी हो कि भैया यहाँ पर बाहर आए, तो अगले सेशन की पोजीशन कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि हम 17.11 की तरफ जाएंगे। ये इंडिकेट करती है लास्ट सेशन की क्लोजिंग आपको कि हम अगले सेशन में 17.11 की तरफ जाएंगे। हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो, आप कहो कि भैया इतना तो नहीं जाएगा, 18 रुपए चला जाएगा अगले सेशन के अंदर। ये आपका अपना ओपिनियन है। अब मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूं कि आपका ओपिनियन ये होगा, क्योंकि जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड पे मैंने जब भी आज तक वीडियो बनाए हैं, मैंने हमेशा आपको प्रॉपर एनालिसिस और सही तरीके से चीजें बताई हैं, लेकिन जो व्यूअर्स होते हैं ना, वो काफी हार्श रहते हैं हमेशा जेपी पावर को लेकर के। उनके ओपिनियन यही होता है कि भैया 50 होगा, इतना होगा, जब होगा तब देखेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ऑलराइट, अभी हाँ, यस, कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में एक पॉइंट और बताया। कंपनी ने कहा कि जो हमारा डेट है, जो हमारा कर्जा है, उसका फाइनेंशियल्स के ऊपर कुछ लेना देना नहीं है, कोई इतना बड़ा इंपैक्ट हमारे फाइनेंशियल्स के ऊपर नहीं पड़ता है। अगर कंपनी का कर्जा इतना नहीं है जितना कंपनी का मार्केट साइज है, या जितना कंपनी का खुद का साइज है, जितने कंपनी के ऑर्डर्स है, उससे अगर कर्जा बहुत कम है, तो ये बात कंपनी की बिल्कुल सही भी निकल करके आती है कि चलो हमें कर्जे से कुछ लेना देना नहीं है, इतना बड़ा कर्जा हमारा नहीं है कि उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल्स के ऊपर पड़े। कर्जा एक्चुअली में कितना है इसको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। टोटल डेट 3380 करोड़ एज पर मार्च 26 के डाटा। उसके पहले कंपनी का डेट लगातार यहाँ पर कंपनी ने अपना डेट जो है कम किया है, कंपनी की बोरिंग्स कम हुई है, कंपनी के रिजर्व्स बढ़े हैं, सब चीजें कंपनी ने पिछले 3 सालों में काफी बढ़िया से रिकवर कर ली हैं, अच्छी बातें हैं। लेकिन कंपनी की कंटाइजेंट लायबिलिटीज जो है वो 9,817 करोड़ पर खड़ी है एज पर मार्च 26। एज पर एनसीएलटी प्लान, जेपी एसोसिएट हो या जेपी पावर हो, इनके कुछ प्लान जो है एक्वायर किए गए। जेपी पावर में 24% स्टेक भी एक्वायर किया गया है अडानी ग्रुप की तरफ से, ये सब बातें आपको मालूम है। लेकिन ये कंटाइजेंट लायबिलिटीज जो है ना, ये अमाउंट को लेकर के कोई एनसीएलटी डिसीजन या फिर एनसीएलटी सेटलमेंट नहीं है, ये कंपनी को खुद से ही पे करना है। तो सबसे बड़ा प्रेशर जो कंपनी के ऊपर आता है एज पर इट्स डेट, वो यही है। कंपनी की कंटाइजेंट लायबिलिटी reported massive contingent liabilities of 9,817 crore as of March 26, alongside a total core debt 3,380 करोड़। इसमें से कुछ अमाउंट आपको देखने को मिलता है कि अडानी ग्रुप जो है अलग अलग सोर्सेस से, जैसे कि आपके डीआईएस जो कि कंपनी में साल 2017 में 2019-17 के अंदर आए थे डीआईएस जेपी पावर में अपने इक्विटी कन्वर्जन के लिए, मतलब डेट को इक्विटी कन्वर्जन में यहाँ पर किया था। वो भी कह रहे कि भैया हम अपना स्टेक बेचेंगे, तो वो स्टेक क्या अडानी ग्रुप एक्वायर करेगा, ये भी एक सवाल है। तो अभी बहुत सी चीजों का जवाब यहाँ पर मिलना बाकी है। एक बार मैं कंक्लूजन करता हूँ इस वीडियो का, यहाँ पे छोटा सा कंक्लूजन ये है इस वीडियो का कि किसी भी कंपनी में जब इतने सारे फ्रीक्वेंट कॉर्पोरेट एक्शन मिल रहे हो, एनसीएलटी भी मिल रहा है, कॉर्पोरेट एक्शंस भी कंपनी कर रही है। कॉर्पोरेट एक्शन मींस
डेट को कन्वर्ट करना या इक्विटी को किसी और कंपनी के हवाले कर देना, इतनी सब चीजें चल रही हो ना, तो वहां पर एक ऑप्टिमिज्म बनता है कि भैया इतना बड़ा नाम कंपनी में जुड़ रहा है तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये एक ऑप्टिमिज्म है। लेकिन इतने सारे कॉर्पोरेट एक्शन के बीच में आपको वॉलेटिलिटी भी उतनी दिखती है, वॉलेटिलिटी भी उतनी दिखती है। बार बार शॉर्टर एक्टिव करेंगे क्योंकि खबरें, जहां खबरें ज्यादा एक्टिव होती हैं सबसे ज्यादा आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वहां पर बनते हैं, और जैसे ही खबरों का इंपैक्ट पॉजिटिव, वो अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करते हैं। और फिर जब गिरावट आती है, इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को ऑपरेटर का नाम देता है। जबकि शॉर्टर भी जो है वो भी हम में से ही एक है। जो शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री कर रहा है, किसी खबर का ऑप्टिमिज्म लेकर के शेयर में रैली बन रही है, उसका जो फायदा जो उठा रहा है वो भी रिटेलर में से ही एक है। समझ रहे हो इस चीज को? तो बस ये डिपेंड करता है कि कितने फ्रीक्वेंट कॉर्पोरेट एक्शन है जिसका फायदा शॉर्ट टर्म के अंदर मिलेगा। और जब तक मिल रहा है तो भैया वही रिटेलर यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए आता है और एग्जिट करता है, अपना प्रॉफिट बुक करता है। और जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो उन सभी कॉर्पोरेट एक्शन का जो कंक्लूजन है वो इस तरीके से निकलना चाहिए कि कंपनी को उसका बेनिफिट मिले फाइनेंशियल्स के अंदर। आई होप इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।